नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में बात आज अखिलेश यादव की करेंगे और नीतीश कुमार की, इसलिए कि क्या नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव के जख्मों को कुरेद दिया है। कुरेद ऐसे दिया है कि नीतीश कुमार ने वहां पर बीजेपी से बिहार में गठबंधन तोड़ दिया और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में चले गए और वहां पर उन्होंने नई सरकार का गठन कर लिया, महागठबंधन की सरकार का गठन कर लिया। अब अखिलेश यादव जब इस बार बातचीत कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बिहार के अंदर जो हुआ है वैसा उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो सकता है और बिहार के अंदर जो हुआ है वो सही हुआ है, एक सकारात्मक संकेत है। तो ऐसे में ये जो अखिलेश यादव की मनोदशा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बिहार के अंदर हुआ वो एक सकारात्मक संकेत है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो उनके साथ नहीं रहेंगे। क्या समझ में आ रहा है इससे? अखिलेश यादव एक तरह से डिप्रेस भी नजर आ रहे हैं जो कुछ बिहार में हुआ है उसको देखते हुए कि हम यहां पर ऐसा नहीं कर पाए लेकिन बिहार में हो गया, नीतीश कुमार ने कर दिया। हाँ, उत्साहित भी हैं और दुखी भी हैं, दोनों कह सकते हैं। उत्साहित इसलिए है कि वो जो उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, बिहार में हो गया। इसका अर्थ ये है कि हिंदी पट्टी के ये जो दो बड़े राज्य हैं और उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है और 80 सीटों वाले राज्य में भले ना हो पाया, 40 सीटों वाले राज्य में हो गया और दोनों मिलके 120 सीटें, और यही 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत केंद्र में कही जाती हैं आज की तारीख में। तो उत्साह उन्हें इस बात को लेकर है कि यह संभव है, किया जा सकता है एक गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा वो दर्द जो एक टीस जो थी वो फिर से उभर आ गई। और ये जो जातीय गोलबंधन या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी गोलबंदी जो कि तेजस्वी यादव और नीतीश करने में सफल हो गए बिहार में, उस तरह की गोलबंदी अखिलेश नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने की थी, इस बात को जानते हुए कि गठबंधन की राजनीति में जो गैर भाजपा दल हैं वो हमेशा से ज्यादा मजबूत रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप उसको साध कैसे लेते हैं। तो तेजस्वी यादव भी कोई 2020 के चुनाव में तो साध नहीं पाए बहुत तरीके से, हालांकि उन्होंने जीत अच्छी हासिल कर ली थी लेकिन वो जादुई आंकड़े से बहुत दूर थे। लेकिन कुछ ऐसा समीकरण बना वहां, क्योंकि एक तीसरा दल भी है वहां पर, यहां केवल 2 गठबंधन है, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन फिर भी जो गैर भाजपा दल है अगर वो मिल जाए तो एक सरकार भाजपा के खिलाफ बन सकती है, इस बात की संभावना उन्हें बिहार के रिजल्ट्स में दिखाई पड़ी। वो जो उलटफेर हुआ उसमें दिखाई पड़ी और इस कारण से ये अखिलेश कहते नजर आए। पर उत्तर प्रदेश में हिमांशु क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे अखिलेश यादव क्यों पीछे रह गए? क्यों पीछे? इसके पीछे भी अखिलेश ही है अगर वैसे आप देखें तो। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं तो वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि महागठबंधन तैयार हो रहा है 2024 के लिए और कई नामों का वो जिक्र भी करते हैं, जिसमें शरद पवार का जिक्र करते हैं, के चंद्रशेखर राव का जिक्र करते हैं, ममता बनर्जी का जिक्र करते हैं। कांग्रेस दूर दूर तक वो जिक्र नहीं करते हैं। इन 3 लोगों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये लोग महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने, देश के सामने एक विकल्प रखेंगे। अब देखिए 3 नाम जो उन्होंने लिए हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि महाराष्ट्र में काम कर रही है, उन्होंने केसीआर का नाम लिया है, तेलंगाना में उनकी टीआरएस पार्टी है वो सत्ता में है वहां, और उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया है। इन तीनों का नाम इसलिए लिया है कि ये तीनों मिल करके एक प्रधानमंत्री के पद के चेहरे का चयन करेंगे या इनमें से कोई और एक व्यक्ति होगा जो होगा, विपक्ष को एकजुट करेंगे, ये एकजुट करेंगे। पर विपक्ष में तो वो दल भी है ना जो बिहार में है। अब तो वो भी आ गए, तो उनका नाम तो नहीं आया, पहली बात। दूसरा कि उन दलों में से एक व्यक्ति है कि जो चेहरे के रूप में भी सामने आ सकता है, तो उसका नाम भी नहीं आया। तीसरी बात ये कि बिहार में कांग्रेस भी साथ है, वहां एक कमजोर कांग्रेस ही सही लेकिन वो साथ है। कभी बिहार में कांग्रेस सरकारें बनाया करती थी, लेकिन सन 89 के बाद जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रही है वैसे उसने बिहार में भी सरकार नहीं बनाया। लेकिन उसकी जो मौजूदगी है जैसी भी है उसको गैर भाजपा दल साध के चलते हैं।
2015 के चुनाव में भी जब लालू नीतीश एक साथ लड़े थे उस वक्त उन्होंने कांग्रेस को साथ में ले लिया था। उसी प्रकार इस बार भी आरजेडी ने कांग्रेस को साथ में ले लिया और तब जाकर के चुनाव लड़े। तो अभी जो सरकार बनी है उसमें 19 विधायक कांग्रेस के भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। उन्होंने वैसे दलों का नाम लिया विपक्ष की गोलबंदी के संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश के बाहर की राजनीति करते हैं। अब देखिए यहीं पे फॉल्ट आ जाती है बातों में कि भाई अगर आप विपक्ष की गोलबंदी और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जितने दल हैं पहले इनको समेट करके और इनका नेता बनना है। क्योंकि देखिए आप स्वाभाविक तौर पर नेता तो हैं, समाजवादी पार्टी का जो फैलाव है उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से उसकी इकाइयां हर जिले में हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर उस फैलाव का टक्कर देने वाला और कोई दूसरा दल नहीं है। यही चीज हो गई ना कि आप बदलाव करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतनी शक्ति भी तो होनी चाहिए। आरजेडी के पास उतनी सीटें और आरजेडी जिस तरह से खड़ी थी बिहार के अंदर वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे रही थी डायरेक्ट। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर पलट गए और वो दूसरी तरफ चले गए तो आरजेडी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये बात अखिलेश यादव को समझनी होगी कि कोई आपके साथ अगर आ जाए और सरकार कल को बिहार जैसा हाल हो उत्तर प्रदेश में तो आपको उतना मजबूत होना पड़ेगा ना। तो ये तो हो सकता है ना, ये तो सियासत है। ओपी राजभर अपनी पार्टी चलाते हैं सुभा सपा। वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बिल्कुल वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, फिर वापस वो चले गए। अब वो विरोध में बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव के। तो ये ऐसा तो होता रहेगा। देखिए आरजेडी से आपने तुलना की तो आरजेडी ने कांग्रेस को भी सीटें दी, गठबंधन में जोड़ा, गठबंधन में वामपंथ को। पूरे देश की राजनीति में वामपंथ का सामियाना उखड़ चुका है। उनके तंबू केरल बस बचता है, वरना पश्चिम बंगाल में भी अब नहीं बचा। और कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दीजिए, जेएनयू और थोड़ा बहुत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, बीएचयू, तो पार्टी इकाइयां भी उनकी यूनिवर्सिटी यूनिट्स भी ठीक से नहीं चल रही हैं। देखिए आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, वामपंथ जिसकी बात करता है गरीब की, बहुत अच्छी बात है और उससे प्रेरित होकर के बहुत से लोगों ने राजनीति की है। पर प्रश्न यह है कि उसके फॉलोअर्स कम क्यों गए हैं। लेकिन अब विचारधारा की राजनीति होती भी कहाँ है, ये भी एक तो चलिए मान भी लिया जाए, लेकिन उस दल को भी जगह देते हुए तेजस्वी यादव ने समेटा, क्योंकि उस विचारधारा के लोग अभी भी हैं समाज में। और देखिए नतीजे क्या है, 16 सीटों पर वामपंथ जीती है बिहार में। 16 सीटें कम तो होती नहीं है, बिल्कुल। तो अब उस 16 सीटों में वो चाहते तो अपने उम्मीदवार खड़े करते, आरजेडी के जीतते या हारते जो भी होता, लेकिन 16 सीटें पर जीत हुई। बहुत ज्यादा सीटें दी होंगी तभी तो 16 सीटें। तो अब ये कहिए कि इन सब चीजों को फैक्टर के रूप में कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अकेले दम पर ऐसा तो होता नहीं है, टीम वर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, फिर भी वो गठबंधन के चक्कर में रहती है। उसकी कोशिश होती है कि जितने छोटे दल हैं सबसे गठबंधन कर लिया जाए। और वो इस प्रयास में, चाहे वो महान दल हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल हो जो अब 2 भागों में विभाजित हो गई है, अनुप्रिया और उनकी मां दोनों चलाती हैं अपने अपने घटक, उनसे कर लेती है गठबंधन। जयंत चौधरी से किया इस तरफ गठबंधन, तो उसी प्रकार, माफ करेंगे, जयंत चौधरी से इन्होंने किया समाजवादी पार्टी ने, पर उसी प्रकार के गठबंधन चाहिए। समाजवादी पार्टी जिस तरह से गठबंधन करती है, चुनावी गठबंधन, उसको थोड़ा एक्सटेंड करने का है और एक बृहत गठबंधन, एक रेनबो कोलिशन तैयार करेंगे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी जो अब लगातार दूसरी दफा सत्ता में है उसे टक्कर दे पाएंगे। अखिलेश यादव की राजनीति में कोई कमी नजर आती है आपको? जिस तरह से उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव राजनीति किया करते थे, जमीन की राजनीति, लोगों की राजनीति, बीच में जाने वाली राजनीति। ओपी राजभर इस बात का जिक्र करते हो भले कि एसी में बैठकर जो है काम करते हैं, धूप में निकला करें, लेकिन क्या आपको लगता है ये कमी रहती है? नहीं, ये आरोप नहीं गलत है, राजभर का यह आरोप गलत है।
क्या उनकी गाड़ी में एसी नहीं चलती? नहीं, चलिए ये तो राजनीतिक तौर पर कह दिया, लेकिन क्या आपको ये कमी नहीं लगती है कि वो जो जुड़ाव होना चाहिए, हम कहते हैं सहयोगी दलों के साथ ही क्यों नहीं? हम लोगों ने एक बार चर्चा भी की कि आखिरकार अखिलेश यादव अकेले क्यों रह जाते हैं, उनका गठबंधन चलता क्यों नहीं है? चुनाव में वो साथ आते हैं, फिर बाद में टूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। देखिए, अखिलेश यादव का जो जमाना है और जो जमाना मुलायम सिंह यादव का था, दोनों में अंतर है। और बड़ी बात यह है कि कई दल हो गए, कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं, उनको समेटने की जरूरत है। नए जमाने के नए नेता है तो कुछ नया तो लेके आएंगे, जाहिर है उनके स्टाइल में फॉल्ट नहीं निकाला जा सकता है। समाजवादी पार्टी पहले जिस तेवर की थी उसमें एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोग भी हुआ करते थे, एक्सट्रीम राइट मिजाज वाले भी होते थे, सेंट्रिस्ट भी हुआ करते थे, उसमें अमर सिंह भी होते थे, उसमें जनेश्वर मिश्रा भी होते थे, आजम खान भी होते थे। आज की तारीख में सेंटर स्टेज से ये साइड की तरफ चले गए हैं, अलग अलग विचारों वाले। रेवती रमन सिंह भी होते थे, बेनी प्रसाद वर्मा भी होते थे। मुलायम सिंह यादव में सबों को समेटकर उनका नेता बनकर आगे बढ़ने की क्षमता थी। देखिए, ये पार्ट जो है समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के सामने यह प्रश्न था कि तेज प्रताप यादव को बाहर कर दें, है ना, क्योंकि मेरी छवि अच्छी है, उनकी खराब हो रही है, या उनको रखें साथ में। और उन्होंने तय किया, देखिए तेज प्रताप यादव ने अलग मंच बनाना शुरू कर दिया था और एक बागी तेवर दिखा रहे थे, तो जरा सा पुश की जरूरत थी, पार्टी दो धड़ों में बढ़ जाती। लेकिन तेज प्रताप यादव ने वहां पर से धैर्य का काम लिया और उन्होंने साथ रखा उनको। समाजवादी पार्टी के आप शीर्ष पर बैठे हैं, परिवार को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परिवार अपना कंट्रोल में है तो फिर पार्टी भी कंट्रोल में है और फिर दूसरे दल भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ एक हुआ है कि चाचा हो या बाकी के परिवार वाले जो हैं, ये बिदक कैसे रहे हैं, ये कैसे दूर चले जा रहे हैं। एक तो नेतृत्व वाली जो आपने बात कही कि नेतृत्व करने की क्षमता जो मुलायम में थी वो अखिलेश में नजर नहीं आती, यहाँ पर जब सबको साथ में लेकर चलने की एक तो ये बात होती है। हाँ। दूसरी है कि विचारधारा में फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक मसला होता है। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव के साथ ये बहुत बड़ी बात थी, वो जमीनी हकीकत से हमेशा वाकिफ रहते थे, फ्लेक्सिबल रहते थे और कई ऐसे लोगों को उन्होंने साथ में जोड़ा जो दूसरों को लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मुलायम सिंह इनको जोड़ रहे हैं साथ में। लेकिन फिर बाद में वो पार्टी को मजबूत करते थे। गलत या सही, नैतिकता की बात बाद में करेंगे, लेकिन पार्टी के मजबूतीकरण में उन सबों की भूमिका है, चाहे कोई बाहुबली पृष्ठभूमि से आया है, चाहे कोई और पृष्ठभूमि से आया है। इन सब फैक्टर्स को आप कैसे ध्यान देते हैं? मुझे याद है कि सहारनपुर में वो एक नेता है मसूद, हाँ, अब वो इमरान मसूद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, हम सपा में जाएंगे, सपा में मुलाकात भी हो गई, फोटो भी आ गया, लेकिन चूंकि उन्होंने बयान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसा दिया है कि उनसे लोग बचते हैं उन्हें अंदर लेने में, तो फिर आपने आधे अधूरे क्यों किया? या तो उनको दूर रखते, बाहर रखते, या फिर उनको पूरी तरह से लेते, कैंडिडेट बनाते तो शायद वो एक सीट लेकर के आते। अगर कैंडिडेट बनाते तो जहां से भी खड़े करते वो मजबूत उस इलाके में माने जाते हैं, तो वो सीट लेकर के आते। तो ये जो कंफ्यूजन है, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन, इनसे भी दूर होना पड़ेगा। इन सब मामलों में चूंकि लालू का अभी प्रेजेंस जो है वो सैद्धांतिक स्तर पर मौजूद है, वो बहुत चीजों को खुद से तय करते हैं, मुलायम सिंह यादव उस तरह से अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ये एडवांटेज तेजस्वी के साथ है जो कि अखिलेश के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अब अखिलेश यादव युवा नेता इस दौर में आ गए हैं जहां उन्हें खुद के अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, और जो व्यक्ति भी आज की तारीख में कभी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हो, क्या वो मेरे साथ आ सकता है, इस बात की संभावना पर विचार करना चाहिए। एक तो जुड़ने वाली बात हो गई कि आप जोड़ेंगे कैसे, दूसरी बात यह हो गई कि आरोपों की राजनीति। पहले आप कहते थे कि ईवीएम दोषी है, हम हार रहे हैं, तो अब आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन दोषी है कि हम हार रहे हैं। तो हर बार अपनी हार का ठीकरा किसी पर फोड़ देना, यह राजनीति जो हो रही है और जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, तमाम दलों ने इस बात का जिक्र किया, यह कितना सही मानते हैं आप? ये नहीं देखते हैं कि उपचुनाव हुए तो आप नहीं गए चुनाव के लिए, प्रचार के लिए, आप ये नहीं देखते हैं, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन इसके लिए दोषी है, हमारी पार्टी को जो मेंबर्स थे उनको वोट नहीं डालने दिया गया।
तो ये राजनीति जो है, उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ के बारे में कहा नहीं, है। उन्होंने विधानसभा चुनाव और इन दोनों चीजों को जोड़कर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने एक दिन पहले चिट्ठी भी लिखी थी, आपको याद होगा जब 10 मार्च को नतीजे आने वाले थे तो 9 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई जो भी काउंटिंग हो रही है उसकी एक वीडियो स्ट्रीमिंग करवाई जाए ताकि हम भी देख पाए। वो उतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि जो बात वो कर रहे हैं वो चुनाव सुधारों की बात है, उसको राइट पर्सपेक्टिव में लेने की जरूरत है। अगर कुछ और बेहतर, देखिए मसला तो विश्वास का है। मान लीजिए कि वीवीपैट पर्ची आती है, अगर वो हर वोट पे आती है और बाद में वेरिफिएबल होती है तो इसमें हर्ज क्या है। और हो सकता है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में सोच भी रहा हो कि कोई भी व्यक्ति वोट मारे तो उसकी पर्ची गिरे और बाद में वो मिलान कर लिया जाए कि सही वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है। अच्छा, जब तो हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाएगी। आम लोग ये सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया पे ये सवाल बहुत पूछा जाता है, जब चुनाव होता है तो ये पूछा जाता है कि इस बार ईवीएम पर दोष जाएगा कि नहीं। पर ईवीएम पे नहीं गया। अगर विपक्ष जीत जाएगा तो फिर ईवीएम बच जाएगी। नहीं, पर ईवीएम पे नहीं गया है, देखिए ईसी पे गया है। नहीं, इलेक्शन का अब चीजें बदल गई हैं। चलिए, आप ईवीएम को अब टारगेट नहीं कर रहे हो, आप सीधे इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हो। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी बात उठाई जा रही है जिस पर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देने की जरूरत है तो शायद दी भी जाए, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है बहुत आसानी से अपना उसका जो एक छवि है उसको खराब नहीं होने देगी और लॉजिकल बातें जो है वो एक्सेप्ट करता है आयोग। तो अगर मान लीजिए कि वीडियो स्ट्रीमिंग की बात हो रही है कि नया विचार है, ये हो सकता है आने वाले दिनों में हो। अब देखिए कि कुछ मशीनें जो है वो ले जाई जा रही थी, आपको याद होगा, और फिर वो पकड़ में आ गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि ये वो फालतू वाली मशीनें थी जो एक्स्ट्रा मशीनें होती हैं, जो हारे उन्हें लगा कि अरे इसी में गड़बड़ हुआ था। तो ये कंफ्यूजन से दूर हो। देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट, शी शुड नॉट ओनली बी नॉट डाउटेड, शी शुड बी अबव डाउट। आप संदेह से परे हो, संदेह आप पर हो ना हो इस बहस में आप ना हो, आप संदेह से परे हो। तो संदेह से परे होने की जरूरत है, बहुत बड़ी संस्था है। लेकिन ये आरोप बड़ी आसानी से लगा देना कि इलेक्शन कमीशन की वजह से हम हारे हैं, ये कहीं ना कहीं लगता है कि एक अपरिपक्व बयान है, या फिर आप राजनीति को उतना समझते नहीं है, अपनी स्थिति को नहीं देखते हैं। आपको नहीं लगता है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर बयान डाल करके ये कह करके कि हम जीत गए थे, हारे इसी की वजह से, वो 24 के लिए अपने काडर को तैयार कर रहे हैं। देखिए वो एक नेता है, आरोप लगाकर काडर तैयार कर रहे हैं। काडर को ये महसूस कराया गया। तो ऐसे तो आम लोगों के बीच हराया गया आपको नहीं, आम लोगों के बीच में इलेक्शन कमीशन जो एक ऐसी संस्था है जो इस देश के अंदर चुनाव करवाती है, लोगों का विश्वास उससे डगमगाएगा नहीं इलेक्शन कमीशन को लेकर। जब आदमी वोट डालने जाएगा तो ये सोचेगा नहीं कि हम वोट डाल रहे हैं, पता नहीं ये वोट जा भी रहा है हम जिसको डाल रहे हैं कि नहीं। एक अविश्वास की जो भावना जो आम नागरिक है, आम वोटर है, क्या इन बयानों के जरिए उसके मन में नहीं उठेगा कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है जैसा हम जहां वोट डालने जा रहे हैं वहां पड़ता है? तो ये जिम्मेदारी नेता की तो है नहीं, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो इन आरोपों के दरमियान अपने आप को उदात्त छवि, अपना जो साफ छवि है वो कैसे पेश करे। और इससे क्या होता है कि जो उनका वोटर होता है पार्टी का, वो बड़ा विजिल स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉशस, निगरानी। वो जिस दिन वोट पड़ रहा है उस दिन, जिस दिन वोटिंग हो गई उसके बाद फिर अब जो मतपेटियां है या ईवीएम मशीन जहां है वहां पर जो विजिल होता है वो बड़ी मुस्तैदी से करता है। देखिए इस बात के पीछे की भावना समझिए तो वो ये है बताने की कोशिश की तुम हारे नहीं, तुम दरअसल हराए गए थे। और इसीलिए 2024 में अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं कि हम 80 में से ज्यादा सीटेंगे, क्योंकि देखिए नेता अपनी बातें जो कहता है उसके पीछे बड़े गूढ़ मीनिंग्स भी होती हैं, वो समझना पड़ेगा। अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि हम हार गए? 5 सीटें थी, आपको याद होगा, उसमें से 2 सीटें हार गए हैं। 5 ही सीटें थी ना लोकसभा की, 2 सीटें हार गए हैं, तो केवल 3 सीटें हैं लोग। 80 सीटों वाली लोकसभा में मात्र 3 सीट है और 2024 का। लेकिन ये भी तो है ना कि आप 400 से ज्यादा सीटें हैं प्रदेश के अंदर विधानसभा की, और आप कहते हो हम हारे इसलिए 1-2 सीट पर हम मान सकते, चलिए बेईमानी हो गई, हम मान भी ले 1-2 सीटों पर, पूरे प्रदेश में हर जगह बेईमानी हो गई, ये तो नहीं मान सकते ना। इस बात को कैसे स्वीकारा जा सकता है? आप हार गए हैं, आप जीते भी तो हैं बहुत सारी सीटें, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि वहां पे इलेक्शन कमीशन आपके लिए काम कर रहा था क्या?
ये भी तो सवाल खड़ा होता है और सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं, हाँ, ये तो मीम्स बहस है। बनते हैं इसके तो। बिल्कुल बहस तो रहेगा, लेकिन हारे को हार इनाम और इसीलिए कहा जाता ठीक है, वो टीज है, ये हार की टीज भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है उनकी हार के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जो आज 3 बातों का जिक्र किया है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।